दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आप तक छत्तीसगढ़। जैसे ही लोकसभा चुनाव 2024 की अधिसूचना जारी हुई और अधिसूचना जारी होते ही निर्वाचन आयोग ने अपनी गाइडलाइंस भी जारी की और उस गाइडलाइंस में प्रत्याशियों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, आम नागरिक के लिए, मतदाता के लिए और मत कराने वाले अधिकारी के लिए, कर्मचारी के लिए, सभी के लिए एक कानून बनी, एक गाइडलाइंस है। और उस गाइडलाइंस के तहत निर्वाचन आयोग ने क्या कुछ कहा राजनीतिक दलों के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, क्या इस्तेमाल करना है, क्या इस्तेमाल नहीं करना है, इन तमाम अधिसूचना की गाइडलाइंस के अनुसार आदर्श आचार संहिता में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों और अधिकारियों के लिए यह स्पष्ट दिशा निर्देश होते हैं कि उनको चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद कौन से काम करने हैं और कौन से काम नहीं करने हैं। सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए सामान्य आचार संहिता के कुछ खास नियम इस प्रकार हैं जो आपको स्लाइड में दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे पहला तो ये कि कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार जाति और धर्म के आधार पर वोट नहीं मांग सकता है। इसी कारण मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों और अन्य पूजा स्थलों का प्रयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा। कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जिससे कि विभिन्न जातियों, धर्मों और लोगों के बीच घृणा और तनाव का माहौल पैदा हो। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अपने विपक्षी दलों की नीतियों और कार्यक्रमों की आलोचना करने का अधिकार तो होगा, लेकिन इसमें किसी उम्मीदवार के निजी जीवन या परिवार के ऊपर कोई भी टिप्पणी करने की छूट नहीं होगी। चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि मतदाताओं को धमकाना, घूस देना, मतदान केंद्रों से 100 मीटर की परिधि में चुनाव प्रचार करना, मतदान समाप्त होने के 48 घंटे के भीतर सार्वजनिक सभा का आयोजन करना और मतदाताओं को वोट डालने के लिए ले जाने और लाने के लिए वाहन की व्यवस्था करना, यह सब प्रतिबंधित है, प्रतिषिद्ध है। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार किसी के मकान, भूमि, दीवार इत्यादि का प्रयोग बैनर लगाने, लाउड स्पीकर लगाने आदि के लिए संपत्ति की मालिक की मंजूरी के बिना उपयोग नहीं करेंगे। छठी बात यह है कि किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार को विपक्ष दल से जुलूस में बाधा डालने, उनकी सभा में अपना पर्चा बांटने और सभा को बंद करने जैसे काम करने की अनुमति नहीं है। सातवीं बात यह है कि राजनीतिक दल या उम्मीदवार को किसी भी जगह पर सभा करने का आयोजन करने से पहले उस क्षेत्र की पुलिस या संबंधित अधिकारी से अनुमति लेनी ही होगी ताकि यातायात और अन्य जरूरी इंतजाम किए जा सकें। आठवीं महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि कोई दल या उम्मीदवार जुलूस का आयोजन करने वाला है तो इसका मार्ग क्या होगा, जुलूस किस समय शुरू होगा, किस जगह पर खत्म होगा, कितनी देर का आयोजन है, इसकी पूरी जानकारी शासन को देनी होती है और अगर इसमें किसी तरह का परिवर्तन किया जाता है तो यह क्षम्य नहीं है, अर्थात यह अपरिवर्तनीय होगा। जैसा कि शासन की मंजूरी है उसके अनुसार ही कार्य करना होगा। अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनीतिक दल या उम्मीदवार सुनिश्चित करेंगे कि मतदान के दिन मतदाताओं को दी गई पर्ची सादे कागज पर होगी और उसमें किसी भी दल या उम्मीदवार का नाम और पार्टी का निशान नहीं होगा। आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत कुछ और भी नियमावलियां हैं, जैसे मतदान के दिन और उसके 24 घंटे पहले मतदाताओं को शराब इत्यादि कोई भी चीज नहीं बांटी जानी चाहिए। सत्ताधारी दल के मंत्री चुनावी दौरों के दौरान सरकारी तंत्र जैसे सरकारी कर्मचारी, सरकारी वाहन, सरकारी भवन का उपयोग चुनाव के लिए नहीं कर सकते। सार्वजनिक स्थानों, हेलीपैडों एवं हवाई जहाजों के ऊपर सत्ताधारी दल का एकाधिकार नहीं होगा। अन्य दलों के उम्मीदवार भी उनका प्रयोग उन्हीं शर्तों के आधार पर कर सकेंगे जिन शर्तों पर सत्ताधारी दल इनका उपयोग कर रहा है। अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकारी खर्च पर कोई भी विज्ञापन समाचार पत्रों, जनसंचार माध्यमों में जारी नहीं किया जाएगा और चुनाव के दौरान सरकारी जन माध्यमों का प्रयोग सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए नहीं किया जा सकता। फिर एक महत्वपूर्ण बात और है कि मंत्री एवं अन्य अधिकारी गण चुनाव की तारीख की घोषणा के बाद विवेकाधीन निधि से किसी भी प्रकार का भुगतान या अनुदान नहीं कर सकते। फिर भी इस लोकसभा चुनाव में बहुत से रोचक नजारे, दृश्य, वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होते रहे। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की।
छत्तीसगढ़ राज्य में तीनों चरणों में पूर्ण मतदान हो चुका है, अर्थात 11 लोकसभा सीटों के लिए यहां पे चुनाव हो चुका है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में काफी सोशल मीडिया पे चर्चा में रहे वीडियो या चर्चा में रही खबरें, तो बात करते हैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा जी इस लोकसभा चुनाव के लिए बस्तर से कांग्रेस के प्रत्याशी थे और कांग्रेस के प्रत्याशी रहते हुए उन्होंने अपनी सभाओं में या जनसंपर्क के दौरान क्या कुछ कहा, इस वीडियो में देखिए। बिना नोटिस से प्रशासन ने ये आरएसएस का दलाल बन के, मैं सीधा आरोप है, बीजेपी के दलाल बन के नहीं करे, हम कांग्रेसी लोग चूड़ी नहीं पहने, जेल जाने भी नहीं डरेंगे और हम लोग लड़ने भी नहीं डरेंगे। इसलिए इस टाइप का हरकत पहला बार बस्तर में प्रशासन ने जो हरकत किया है, मैं उसको कितना निंदक है वो कम है। ये भारतीय जनता पार्टी हारने के लिए, दबाने के लिए, डराने के लिए कोशिश कर रहा है। पटना के कोरंडा में हमारा तोपपाल के पास टीना है, टीना। कल से पुलिस वाले बोल रहे थे ना पड़े, हमारा गांव वाले, हम बोले तीर गंज लेके जाओ, मारो सारे। हमारा जंगल नहीं बचेगा तो तुम लोग बचोगे, बचोगे की मैं बेटा लीडर की मांगने गया, बुआरी तो मेरे को सौंप दी। सही बात है कि नहीं? तो इसलिए हम लोग इसलिए देश का सुना, ऊपर बगल इसलिए लड़ रहा है, राहुल गांधी इसलिए लड़ रहा है, कोरापुट का सुना के इसलिए डर रहा है। आज हमारा देश बिक रहा है, हमारा संविधान खतरा में है। ये बस्तर के लोग सबसे ज्यादा खतरा में, सबसे ज्यादा। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का सरकार आएगा, नरेंद्र मोदी का सरकार आएगा, एक विष्णुदेव का सरकार आएगा। बस्तर के रहने वाला, छत्तीसगढ़ के रहने वाले पिछड़ा। अब इन्हें ही देखिए, यह है कांकेर लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, जिन्हें भोजराज नांग के नाम से जाना जाता है। ये अपनी सभा में, अगर मैं जनप्रतिनिधि बन गया तो आपकी समस्या का निदान कैसे करूंगा, क्या कह रहे हैं देखिए। मैं आप मला ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि जो विकास है वो विकास हो ही, और आप मन के गांव में और कोई ऐसा समस्या परेशानी हुई, बोला नींबू काट के आप मन के जो तंत्र मंत्र हुई, बोला भी ठीक करे का काम मैं करूँ। उसी प्रकार एक काफी विवादित बयान नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के चरणदास महंत जी द्वारा भी एक विवादित बयान जो काफी सुर्खियों में रहा, और उस बयान के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस बयान पर काफी विरोध किया। देखिए यह वीडियो। एक संरक्षक चाहिए, अच्छा लाठी धर के बांधने वाला। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई लाठी धर के खड़े हो सकते तो तुम्हारे सांसद खड़े हो सकते। हम मतलब लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोड़ैया आदमी चाहिए, और रात दिन तंग करके यह चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। वर्ग की चिंता किसी ने की है तो नरेंद्र मोदी जी ने की है। आज मैं अकेला सेन समाज से, नाई समाज से आज मैं विधायक हूं। कर्पूरी ठाकुर जी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया है, और कहीं ना कहीं मेरा समाज भी दुखी है। तो इसलिए हम लोगों ने पूरे देश भर में हमने तय किया है कि उनका कोई भी ना बाल काटेगा, ना उनका कोई दाढ़ी बनाएगा, और वो तत्काल वो माफी मांगे।
तत्काल वो माफी मांगे, और अगर नहीं होता है तो और अगर कोई किसी ने भी उनका अगर गलती से भी किया तो उसको समाज से बाहर कर दिया जाएगा। अगर कोई भी गलती से उनका दाढ़ी कटिंग अगर कुछ चुपके से बनाया तो उनको समाज से बाहर कर दिया जाएगा। स्कूल के ग्राउंड में 2 तारीख को अपने कार्यकर्ताओं के बीच भाषण देते हुए ऐसा कह रहे हैं, उकसा रहे हैं उनको, और अब उसके पीछे ये कह रहे हैं वो कि ये छत्तीसगढ़ी एक कहावत है। तो भैया छत्तीसगढ़ी कहावत का है कि डंडा धर के खड़े हैं, तो डंडा धर के खड़े तेखर का मतलब होते वो टकराए बर, वो प्रतिस्पर्धा बर तैयार खड़े। मोदी के मूड़ी फोरैया ये कोई कहावत न है भाई, बिल्कुल गलत बात है। अब एखर से हम ओखर उत्तर दे लाए हैं, हम बिल्कुल सशक्त ढंग से ओखर उत्तर देना चाहती, परंतु हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुरूप करना चाहती। हम मोदी के परिवार आन हमला लाठी मार लो भाई, ऐसे कह के हम आए। उसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जो राजनांदगांव लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, और राजनांदगांव लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद संतोष पांडे जी भी चुनाव लड़ रहे हैं। इन दोनों के बीच भी काफी सुर्खियों में आने वाले या चर्चाओं में रहने वाले कुछ एक बयान सामने आए, कुछ छूट-मूट विवाद सामने आए, कुछ छूट-मूट वार्तालाप सामने आए। तो देखिए इस वीडियो में, एक वीडियो काफी वायरल रहा, वो था साय साय साय। इस पर छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने क्या कहा, और छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भी इस साय साय पर क्या कहा। देखिए वीडियो। सब काम साय साय हो रहा है और कांग्रेस का बाय बाय हो जा रहा है, उनको मुश्किल हो जा रहा है। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कर दिए, 12 लाख से ज्यादा किसानों का 2 साल का बकाया बोनस दे दिए, 21 क्विंटल प्रति एकड़ में धान खरीद लिए, 145 लाख मीट्रिक टन अंतर की राशि भी दे दिए। महतारी लोगों को महतारी बंधन का एक किस्त दे दिए, 3 तारीख को फिर से इनका किस्त आ रहा है। तेंदुपत्ता 5,500 मानक बोरा में खरीदने का आदेश हो गया। वन मंत्री जी बताए हैं, सारा पुराना योजना आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह के समय जो था वो सब योजना फिर से लागू होने वाला है। रामलला दर्शन योजना भी चालू कर दिए हैं। तो सब काम साय साय हो रहा है ना, और आगे भी साय साय होगा। हमार सरकार आम जनता ध्यान में रख के जत का योजना बनाए रही से वो सब मन बंद होते साय साय। राजीव मितान क्लब भंग हो गए साय साय, बेरोजगारी भत्ता मिलना बंद हो गए, गोबर खरीदी बंद हो गए, वर्मी कंपोस्ट खरीदी बंद हो गए, अब लाइट गोल हो थे, बिजली बिल बाढ़ के आवा थे। संतोष पांडे जी से और मैं हम आया ओकर जाति मेरा, ओकर जाति मेरा, अमोर ये माता रानी कृपा। मैं जब कंप्लीट करके संपर्क करके सभा करके और जब मेरा हो गया तो पीछे पीछे वो आए और पीछे ही रहेंगे। हमारा तो मोदी जी की सभा हो गई, अमित जी की सभा हो गई, हमारे मोहन यादव की सभा हो गई, उनका एक भी नेता नहीं आया। क्या बात है, राहुल जी को खुला छोड़ दिया कि जाओ निपट जाओ कर, और वो उनकी मंशा पूरी होने वाली है सब।
नहीं, एक तंज किया है उन्होंने, जाने का समय आ गया है, मेरा आने का समय है। तो मैं भी तो बोल रहा हूँ कि हमेशा जब हम निकल जाते हैं उसके बाद पीछे पीछे रहते हैं, पीछे ही आते हैं। अभी पंडरिया में 14 नंबर पोलिंग बूथ में पुलिस वाले ही धमका रहे हैं, डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ टेढ़ी सड़ा में गुंडागर्दी खत्म हो गई, मुझे बूथ पे जाने रोक रहे, आपको अधिकार नहीं। मेरे खिलाफ मुर्दाबाद का नारा भी लगा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे बूथ में जाने कैसे रोक सकता है प्रत्याशी को। मेरे साथ धक्का मुक्की कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी। मैंने पुलिस को भी खबर किया, निर्वाचन आयोग को भी, प्रत्याशी साहब को चुका। इस तरह की इस घटना से पूरा राजनांदगांव, डोंगरगांव से लेकर के पूरे लोकसभा की जनता, मतदाता घोर रुष्ट है और नाराज है, आक्रोशित है। जिस प्रकार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच बात इतनी बढ़ गई कि मारपीट की नौबत तक आ गई। लोकसभा से कांग्रेस के प्रति उसी बीच लोकसभा चुनाव छत्तीसगढ़ का जैसे ही तीसरा चरण खत्म हुआ, छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने भी अपने बयान में मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए क्या कुछ कहा, यह भी सुर्खियों में आज है। तो देखिए यह वीडियो। जनता जानती है और सबका आशीर्वाद मिलेगा। एक अपील कर दीजिए सर लोगों को। हाँ, सभी मतदाताओं से विनम्र श्रद्धांजलि है। और जैसे मैंने पहले भी कहा है कि लोकतंत्र का महापर्व है, उसमें बढ़ चढ़ के भाग लें, सब अपने मताधिकार का प्रयोग करें। अब बात करते हैं हम छत्तीसगढ़ राज्य के अलावा दूसरे लोकसभा क्षेत्र की, अन्य राज्य की। तो इस साइड में अपन चलते हैं हैदराबाद, जहां ओवैसी जी चुनाव लड़ रहे हैं और उनके विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी की माधवी लता जी चुनाव लड़ रही है। वो चुनाव जो लड़ रही है, मतदाताओं के बीच जा रही है, वो भी अभी सोशल मीडिया के माध्यम से उनके भी कुछ बयान या एक्शन कहो, वो काफी सुर्खियों में वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, चाहे इंस्टा पर, चाहे फेसबुक पर, चाहे यूट्यूब पर। तो देखिए ये मैडम जी, ये भारतीय जनता पार्टी की हैदराबाद की प्रत्याशी, जिनका निशाना कही है और नजर कही है, देखिए यह भी वीडियो काफी सुर्खियों में है। आइए अब चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के हिसाब से किसे क्या कहना है, किसे क्या नहीं कहना है, किसे कहाँ जाना है, जो तमाम गाइडलाइंस बनी है, और उस गाइडलाइंस को भी दरकिनार करते हुए बहुत सी रैलियों में बहुत से प्रत्याशियों द्वारा या बहुत से वरिष्ठ राजनेताओं द्वारा या किसी साधु संतों द्वारा भी क्या कुछ कहा गया है, देखिए यह वीडियो, जिसमें सीधे निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ते हुए नजर आ रहा है। तो कहीं कोई प्रत्याशी वोटरों को आई कार्ड चेक कर रहा है, तो कोई प्रत्याशी वोटरों के बीच जाकर या बूथ पर जाकर उपस्थित कर्मचारियों को डांट डपट कर रहा है। ऐसे भी वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए। देखिए यह भी वीडियो। ये तो 38 है, अब 38 के कहा है, उठाइए।
दूसरा आधार कार्ड है आपका? ये चाहिए पहले बनाई से कितने साल पहले बना ये? में तो 38 इंडिया में तो 44 इंडी। नकाब नहीं खोलोगे तो वोटर आईडी कैसा बनता? जब आप नकाब नहीं खोलोगे तो पासपोर्ट कैसा बनता? जब आप नकाब नहीं खोलोगे तो आधार कार्ड कैसा बनता? तो एक आधार कार्ड के आधार पर नकाब खोल के दिखाना, जब पासपोर्ट में है, इमिग्रेशन पे है, वोटर आईडी में है, आधार कार्ड में है, नकाब निकाल कर दिखाना तो बोले इलेक्शन का, इसीलिए तो औरतों को ठहराए वहाँ पर। ऑनलाइन में एथिक नंबर है, आर्ग्यू ऑन दिस टुडे एंड इट इज नॉट सीइंग द फेस आइडेंटिटी, I am going to lodge a serious complaint, written complaint on that. Face identification is compulsory. అర్థమైందా? ఈసారి కనుక నీకు ఈసారి చేయడం నీ పని అబ్జెక్షన్ ఆపేయాలి, ఓట్ అక్కడితో చెప్పు. చెప్తావా చెప్పవా? I'm going to, he's going to stop the elections. చెప్తున్నా చెప్పిన ఆవిడ కనుక ఎట్లా తెలుస్తుంది మీకు? ఎట్లా తెలుస్తుంది మీకు? మీరు ఉల్టా నాకు చెప్తున్నారు ఏంటండి? మీ పేరేందండి? మరి ఏమి డ్యూటీ చేస్తున్నారా, టైం పాస్ చేస్తున్నారా? మరి అలా కాదండి, మీరు ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్, వాళ్ళు ప్రాబ్లం చేస్తున్నారు, ఓటు చేస్తారా? ఇప్పుడు మన ఓటరా కాదా ఎట్లా తెలియాలి మీకు? మరి ఎట్లా తెలియాలండి మీకు? 12 बजे के बाद पड़ ही जाएंगे वोट, फिर कौन जाएगा मेरे गांव का? कितने वोट हैं आपके गांव के? 350 वोट होंगे, 350 वोट होंगे। एक भी वोट उन्होंने डालने नहीं दिया। हम साइकिल के समर्थक हैं। 500 वोट है, 500 वोट समझाने गए ये हमारे प्रधान जी हैं। करना ही नहीं, इनने कबूल भी ली अपनी गलती, अपनी मतलब नहीं इनको यार। आपने बोला कि नहीं बोला? सॉरी बोला ना मैंने, बोला तो सॉरी, कान पकड़ के सॉरी बोल रही हूँ। तो काहे के लिए बोला फिर आपने? अरे बाबा सॉरी बोल रही हूँ दादा, मैं तेरे पैर पकड़ लूँ? पैर वगैरह मत है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे मन में भी नहीं। आप हट जाओ, हम लोगों आप तो हमको आप चाहिए ही नहीं यहाँ पे दिन भर। आप बोलते उनको क्या? आप मतदान केंद्र को प्रभावित कर रहे हो, आप मोदी करके। अरे नहीं भैया, मोदी क्यों करेंगे हम? मैंने आंखों के सामने बोला, मैं खुद लाइन में लगा था। मैं क्यों बोलूंगी ऐसा? मेरा आपने मेरे सामने नहीं बोला। हाँ मैं खुद लाइन में लगा हुआ था। अरे बाबा सुनो तो सही, बोला कि नहीं बोला आपने बताओ? अरे बाबा गलती हो गई ना, वो भाई सहज नहीं। रुपया मिली है और ये लोग तो कह रहे 300 रुपया मिल रहे हैं। अरे भैया जिनका जज्बात है भाई मुँह देख, तुम्हें 100 मिल रहे हैं। आप मजाक कर लेंगे यहाँ पर अगर गलत होगा, अगर कोई कह रहा है आप बोलने को दो। बात करिए ना, टिके हुए हैं। कौन बोला है? तुम्हें कह रहे कौन कह रहा है?
सर ये गाड़ी देंगे अरे बात क्यों कर रहा है सर मैं आप विधान हाथ छोड़िए किसी ने दिया मारा है, भीड़ ने मारा है। क्या कर रहे थे आप? मैं रिपोर्ट कर रहा था सर, रैली चल रही थी सर और लोग उठ के जा रहे थे, तो मैंने उनसे पूछ लिया बस कि आप लोग क्यों जा रहे हो, तो वो कह रहे कैमरा बंद कर, और फिर मारना शुरू किया सर। किसकी रैली चल रही थी? किस पार्टी की? किसकी रैली थी? अमित शाह जी बोल रहे थे। हाँ। बाहर कुछ महिलाओं से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता हम क्यों आए हैं, हमको प्रधान जी लाए हैं और 100 रुपए दिए हैं बोले हैं। तो मैं लोगों से पूछा कि क्या ये बात सच है, तो वो आदमी कहा तू रुक अभी मैं आता हूँ। फिर वो ढेर सारे लोगों को लेकर आया और सर मैं पुलिस से कहता रहा कि मुझे बचा लीजिए, पुलिस ने भी नहीं बचाया। वो 20-25 लोगों ने मिलकर मुझे गालियां दी और पेट में बहुत मारा है सर, 100-150 घूंसे मेरे पेट में मारे और कह रहे थे ऐसे मारो निशान न। कल अमित शाह की मीटिंग में एक जर्नलिस्ट को बीजेपी वालों ने पीट दिया, मतलब अपने ही दोस्त को मार दिया उन्होंने। अब क्यों मारा? क्योंकि उसने पूछा कि ये भैया भीड़ को कितना पैसा मिला था मीटिंग में आने के लिए। शायद ये मीडिया वालों में एक ऐसा अच्छा मीडिया वाला मिल गया जो इनसे डरा नहीं और उसको इन्होंने अमित शाह की मीटिंग में। गांव में पत्रकार आपके कार्यक्रम कवर करने गए और उसमें आपके कार्यकर्ता यदि पत्रकारों की पिटाई कर रहे हैं, चलते चुनाव में जब ये स्थिति है, तो जब चुनाव नहीं हो रहा है तब क्या स्थिति? वैसे भी आपके कार्यकाल में बहुत सारे पत्रकारों की जाने गई, परिवार तबाह हुआ है, और मीडिया सवाल करे तो उसके लिए संदेश है कि यदि आप सवाल करेंगे तो फिर राघव त्रिवेदी जैसे आपके साथ व्यवहार किया जाएगा, आप हॉस्पिटल पहुंच। दोस्तों, आपने तमाम वीडियो की झलकियां देखी और ये लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव 2024 लगभग आधा हो चुका है। 4 चरण पूर्ण हो चुके हैं और चुनाव 7 चरणों में होना शेष है। उसी कड़ी में आज या लगभग कल से ही भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी सीट जिसे काशी बनारस के नाम से जाना जाता है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं चुनाव लड़ते, वे कल से रोड शो कर रहे हैं और आज उनकी देखे दृश्य नामांकन रैली भी है, जिसमें 12 मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। देखिए, यह भी नजारा आपको देखना चाहिए। आपको यह बातें मुझे इसलिए बताने की जरूरत थी और मैं इस बात को बताने के लिए इसलिए आप तक आया हूं क्योंकि सुर्खियों में है लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव 2024 का चुनाव।
इन तमाम बयानबाजियों के बाद क्या मतदाता का रुख कैसा है, क्या है और किसकी सरकार बनेगी, ये तो आने वाला कल और शेष मतदान के पश्चात ही संपूर्ण रुझान 4 जून को आपके सामने आएंगे। तब तक और ऐसी सुर्खियां, झलकियां आप तक हम शेष बचे मतदान की आप तक लेकर आएंगे। 1 जून को होगा लास्ट चरण का मतदान और 4 जून से परिणाम सुबह 7 बजे आपकी टीवी स्क्रीन, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आएगा। तभी समझ आएगा कि किसका जोर कितना था। और इस चुनाव में काफी मुद्दे सामने आए, जैसे बेरोजगारी, इलेक्टोरल बॉन्ड, महंगाई, अन्य मुद्दे ये विपक्ष के रहे और भारतीय जनता पार्टी ने इन मुद्दों पर किस तरीके से सफाई दी और सफाई के पश्चात क्या भारतीय जनता पार्टी के 400 पार के मंसूबे पर कामयाबी मिलेगी या जनता इस बार अपने मत का उपयोग या अपनी राय को कहीं और पलट सकती है। बहरहाल ये सोचनी और सस्पेंस विषय है कि मतदाता का रुझान किधर है, ये 4 जून को पता लगेगा। अभी जो मैं चर्चा कर रहा था, जिन वीडियो को आपके सामने लाया, जो विवादित बयान थे, जो आरोप प्रत्यारोप थे और निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के विपरीत थे, उन पर विपक्षी दलों ने या पक्षी दलों ने जो शिकायत निर्वाचन आयोग तक की है, बहरहाल वो शिकायत अभी निर्वाचन आयोग के शिकायत बॉक्स में बंद है। वैसे ही चारों चरणों के हुए मतदान भी ईवीएम में बंद है और प्रत्याशियों का भाग्य अभी ईवीएम में बंद है। तो आपको 3 चरणों के मतदान अर्थात 1 जून को लास्ट और 4 जून को परिणाम तक आपको बेसब्री से इंतजार करना पड़ेगा। क्या शिकायतों का निराकरण होगा या शिकायतें पेंडिंग होगी? वैसे भी निर्वाचन आयोग पर विपक्ष द्वारा काफी उंगली या सवाल उठाए जाते हैं। बहुत से चैनलों में, बहुत से यूट्यूबरों ने, बहुत से वरिष्ठ पत्रकारों ने इस पर काफी टिप्पणियां की, लेकिन निर्वाचन आयोग इस टिप्पणियों के जवाब में जो शिकायतें आई उसका निराकरण करने में सफल होगा। बहरहाल परिणाम के साथ ये आने वाला कल ही बताएगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। मैं जी सुरेश कुमार, कैमरामैन AKG के साथ न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ के लिए। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमें वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।